Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to discuss numerical analysis final exam paper. So let's discuss. Here will okay. So today we are going to discuss this final exam question paper. Okay. So first of all, first question, which was uh, uh, which was based on fixed point iteration method. Okay, so let's read it. Explain the fixed point iteration method by demonstrating the root of equation f of x, x square minus x minus 1 demonstrate graphically convergent, divergent, and loop situations while choosing g of x. Okay, so we have given a f of x equation which we have to solve and we have to demonstrate it graphically that which g of x we are going to choose. Okay, so okay, we have to also prepare a table for various choices of g of x. What do we do basically in fixed point integration? We will find we have given equation. We will find a g of x from this f of x. There will be various g of x, but we will choose a particular g of x on the basis of the divergent or convergent situation. Okay. So first, let's solve it. Um, here, here. So the fixed point iteration method is an iterative numerical used to find the roots of given function f of x. तो जो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड होती है वो एक इटरेटिव न्यूमेरिकल मेथड होती है जो कि रूट्स फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है. सो जो बेसिक आइडिया है इस मेथड के पीछे वो है कि फंक्शन ऑफ g of x such that roots are fixed point of g. That is, g of x has a fixed point x multiple x star such that g x star is equal to x star. If we can find such a function g of x, then we can solve f of x equals to 0 by trading x n plus 1 equals to g of x. ठीक है, हमें एक ऐसा जी ऑफ एक्स पॉइंट ढूंढना है जहां पे जी एक्स स्टार जो है वो एक्स स्टार के इक्वल हो. ठीक है, सो ऐसा फिक्स पॉइंट हमें एक्स स्टार ढूंढना है. सो हम ऐसा जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे ताकि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो जीरो हो जाए. ठीक है, सो ताकि हम उसे फर्दर इटरेट करते टाइम एक्स एन प्लस 1 को जी एक्स एन के इक्वल बता दें, तो ताकि जो रूट है वो कन्वर्ज हो जाए. सो हियर इज द टेबल. x0 हमने 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0, हमने 5 पॉइंट्स x0 लिए, x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 x5 x6. ठीक है, ये सारी वैल्यूज कहाँ से आ रही है? हमने पहले x0 को ये सारा सारा लिया तो इटरेशन पे ये सारी सारी आए. ठीक है, x1 इटरेशन पे, x2 पे ये, x3 पे, x4 पे ये, फिर -1 में ऐसा ऐसा आया. ठीक है, जो हम इटरेशन करेंगे ना इस वाली फंक्शन के लिए ट्वेल्थ. लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि हम जी ऑफ एक्स कैसे चूज करें. सो जी ऑफ एक्स को चूज करने के लिए ग्राफ यहाँ पे होगा. ठीक है, हाँ. So from the table we can see that the iteration converges to root x star equals to 1.6180. तो हमने कुछ इनिशियल गेसेस लिए जैसे कि x0 को हमने 1 माना, x0 को हमने 2 मान लिया, x0 को हमने -1 माना, x0 को -2 माना. ठीक है, ऐसे करके अलग अलग इनिशियल गेस किया हमने, इन देन उसे सॉल्व किया. ठीक है, in the graph fixed point x star is the intersection point of the curve y equals to g of x. ठीक है, तो जो हमारा कर्व है y g of x उसका फिक्स पॉइंट हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को एक्स स्टार माना है. ठीक है, तो जो लाइन बन जाएगी वो जाएगी y इक्वल्स टू x. ठीक है, सो अब ऐसे में क्या होगा कि जो अपना कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है उससे फिक्स पॉइंट से. ठीक है, तो जो लाइन y इक्वल्स टू x जो रहेगी वो करेस्पॉन्ड रहेगी g of x से. ठीक है, the convergence situation is shown in the left figure where the red line represent iterative path. ठीक है, यहाँ पे ग्राफ गिवन ब्लू. ठीक है, the divergent situation is shown in the middle. हाँ, so you can see here हमने यहाँ पे इटरेशन के लिए वो जो टेबल बनाई थी ऊपर हमने देखी, उस टेबल के इधर सारा उसको इटरेट किया है. So in summary, the fixed point iteration method can be used to find the roots of a given function. Root find करने के लिए
और सुइटेबल फंक्शन जी ऑफ एक्स हम पहले फाइंड करेंगे जिसका एक फिक्स पॉइंट होगा एक रूट पे, और उसी के हेल्प से हम अदर इटरेशन कर करके अदर रूट्स फाइंड करेंगे उसके, ठीक है। और जी ऑफ एक्स की चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट होना चाहिए वो एक्स के लिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डेरिवेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एक स्टार पे हो रहा है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है और लेस देन जी ऑफ एक्स स्टार का के डेरिवेशन से लेस देन है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का ही बी पार्ट, राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ फंक्शन दिस यूजिंग द फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। देखो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड अभी हमने समझी कि रूट सॉल्विंग मेथड है, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें रूट फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन गिवन है उसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड से करना है रूट फाइंड, पर क्या करना है इसको हमें एल्गोरिथम लिखना है। तो उसका इनपुट होगा जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जी ऑफ एक्स, इनिशियल गेसेस जो भी लिया उसने, और टॉलरेंस वैल्यू एप्सिलॉन, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेशन रूट एक्स स्टार, और जो उसकी स्टेप्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये देखो पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक। तो लिखो, लेट्स जस्ट रीड इट, ओके। सो फर्स्ट है इसके इनिशियल गेस एक्स जीरो है ना। फिर अप्रोक्सीमेशन रूट एक्स स्टार, स्टेप्स क्या है, सेट आई इक्वल्स टू जीरो, हमने आई को जीरो सेट किया, हमने रिपीट किया ये स्टेप अंटिल जो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन है वो लेस देन एप्सिलॉन और आई के इक्वल नहीं हो जाता है, और मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस। ये जो स्टेप आई इक्वल्स टू जीरो हमने सेट किया, और ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक जो हमारा इटरेशन है, नंबर ऑफ इटरेशन यानी जो आई हमने सेट किया वो मोर देन एप्सिलॉन ना हो जाए, और एप्सिलॉन जो है वो लेस देन रहना चाहिए एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। तो हमने सेट एक्स एन प्लस वन को जी ऑफ एक्स एन, अभी हमने ऊपर बात की थी फर्स्ट ए पार्ट में कि हमें उसका जी एक्स एन करना है, उसको एस एक्स एन प्लस वन, ठीक है। हमने सेट आई को क्या कर दिया आई प्लस वन, अगर आई मोर देन है नंबर ऑफ इटरेशन से तो आउटपुट क्या आ जाएगा एरर मैसेज, और हम एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, आउटपुट को अप्रोक्सीमेशन रूट एक्स था, ठीक है। स्टेप सेकंड ए में क्या करेंगे कि जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो चूज करना है हमें, तो उसे कैसे चूज करेंगे, उसका फिक्स पॉइंट एट रूट एफ ऑफ एक्स जो कैसे होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स स्टार लेस देन वन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्टार क्या है, रूट है, और जी ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, और जी को एक्स पे इवैल्यूएट किया गया, ठीक है। हियर इज स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग द फंक्शन दिस। इस फंक्शन को यूज करके एक एल्गोरिथम हमारे पास एग्जांपल के तौर पर दी हुई है, जो इनपुट्स कैसे आएंगे उस हिसाब से हमें एल्गोरिथम हमने पूरा लिख दिया है, ठीक है। सो एंड फंक्शन, ठीक है, जी ऑफ एक्स को हमने क्या ले लिया है एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसका इनपुट क्या है, फंक्शन अपना है एक्स की पावर टू माइनस एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स हमारा एक्स प्लस वन बाय एक्स, और एक्स ऑफ जीरो है वन। सो एप्सिलॉन की वैल्यू है यहाँ पे 0.001। आउटपुट्स क्या है, अप्रोक्सीमेशन रूट एक्स स्टार का वैल्यू आया है 1.618, और स्टेप्स कितनी, वापस से सेट आई इक्वल्स टू जीरो, वही सेम स्टेप्स जो अभी हमने ऊपर रिपीट करी, ठीक है। अदरवाइज देखो यहाँ पे लिखा ना कि आउटपुट एरर मैसेज डालो, नहीं तो टर्मिनेट करो एल्गोरिथम को, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, रूट अप्रोक्सीमेशन जो एक्स स्टार है इटरेशन करेंगे, इटरेशन वन में क्या करेंगे, एक्स वन है वन प्लस वन बाय वन इज इक्वल टू, इटरेशन टू में एक्स टू क्या हो जाएगा टू प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू 2.5, इटरेशन थ्री में हो जाएगा x3 इक्वल्स टू 2.5 प्लस 1 बाय 2.5 इक्वल्स टू 2। देखो जो हर बार ये अपनी 2 पॉइंट, ये हर एक इटरेशन में जो वैल्यू आ रही है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए वैल्यू बन जा रही है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था ना यहाँ x प्लस वन बाय एक्स, तो यहाँ पे हमारा जैसे 2 आया तो 2 प्लस वन बाय टू, ठीक है। ये देखो 2.5 डन। ऐसे हम कितने इटरेशन तक किया इसको, 12 इटरेशन, आफ्टर 12 इटरेशन हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू सेम आ रही है, देखिए इधर देखिए, इन दोनों में दोनों वैल्यूज सेम आ रही है 1.98 1.97। सो हमारा जो अप्रोक्सीमेट रूट हमने एक्स स्टार को क्या मान लिया 1.7, जो कि ट्रू रूट हमने जो 1.618 था उसके क्लोज माना है, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ 1b। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एल्गोरिथम ऑफ क्वेश्चन 1b। क्वेश्चन 1b इसी का हमें क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है इस प्रोग्राम। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन फंक्शन क्या क्या है, रिटर्न एक्स स्टार स्टार टू स्टार, ये क्या होता है इसका मतलब कि x की पावर टू माइनस एक्स माइनस वन, ये हमारा फंक्शन था। g ऑफ x में क्या रिटर्न करना है x प्लस वन बाय एक्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है।
एट एक फंक्शन हमने बनाया है फिक्स पॉइंट इटरेटिंग, जो ये हमें इधर तीन वैल्यूज, यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है ठीक है। हमने वेरिएबल्स एज एन हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे तीन वैल्यूज। एक हमारा इसमें जी ऑफ एक्स जीरो और एक्स जी रहेगा, एक एक्स जीरो हमें खुद बताना पड़ता है, ये तो हमें पता है। फिर भले वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक्स जीरो की जो वैल्यू रही वो एक्स वन के लिए वैल्यू होगी, फिर एक्स वन पे जो आई वो एक्स टू के लिए, एक्स टू पे जो आई एक्स थ्री के लिए, एक्स थ्री पे जो आई एक्स फोर। ठीक, तो अब यहाँ पे तीन चीजें कर दी हमने, एप्सिलॉन की वैल्यू डाली, एक मैक्सिमम इटरेशन जा सकता 1000 हो सकता, हमने एक लिमिट सेट कर दी कि इससे ज्यादा इटरेशन की। उसके बाद x को हमने x0 मान लिया, दैट्स इट। अब रेंज का है मैक्स इटरेशन, रेंज ऑब्वियसली मैक्स इटरेशन होगी, कितनी ज्यादा हमने वो कर रखी डिक्लेयर 1000। अब x नेक्स्ट जो होगा वो g ऑफ x होगा, और अगर x नेक्स्ट माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न x नेक्स्ट, इसको रिटर्न कर देंगे, मतलब ये फंक्शन वापस से आ जाए। और इफ के साथ हमने कंडीशन डाली है x नेक्स्ट, और जो हर बार x है वो दूसरे वाले के लिए x नेक्स्ट बनता जाएगा। अभी मैंने बताया था इस x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो इसके बाद ये जब रिटर्न तब तक करेगा जब तक लास्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये नेक्स्ट वाले के लिए अब वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। रेज वैल्यू एरर हमने लिखना है, फिक्स पॉइंट इटरेशन डिड नॉट कन्वर्ज, ठीक है। एक्स रूट इक्वल्स टू फिक्स पॉइंट इटरेशन, ये देखिए है ना, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग की है, प्रिंट क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट रूट लिखना एक्स रूट, और प्रिंट एफ ऑफ एक्स एट द रूट, ये लिखना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कौन से रूट पर है वो एफ एक्स रूट प्रिंट करा देगा, और अप्रॉक्सीमेट रूट एक्स रूट, ठीक है। So the function f of x defines the equation we want to find the root for, while g of x defines the function we will use for the fixed point iteration. The fixed point iteration function takes as input the function g of x and initial guess x0, a tolerance value epsilon, and a maximum number of iteration max iterations. यही वही जो मैंने अभी आपको समझाया वो उसने अंग्रेजी में समझा दिया, ठीक है। देखो उसने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन मैक्स इटरेशन के इक्वल होना चाहिए। फिक्स पॉइंट इटरेशन हमने एक फंक्शन बनाया जहाँ पे इनपुट जी ऑफ एक्स का लेगा और इनिशियल गेसेस x0 वो लेगा, और फाइनली जो प्रोग्राम है फिक्स पॉइंट इटरेशन को फंक्शन को कॉल करेगा, एट इनिशियल गेस जो हमारा x0 रहेगा वो 1 रहेगा, और प्रिंट कर देगा कि अप्रॉक्सीमेट रूट क्या है और वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेट रूट क्या है। डन, I think it's clear. Now we'll move to the question number second का फर्स्ट ए पार्ट क्या है, राइट द एल्गोरिथम फॉर द गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पाइवोटिंग एल्गोरिथम फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पार्शियल पाइवोटिंग, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड वी ऑल नो इज फॉर फाइंडिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास जो वेरिएबल्स है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है। इक्वेशंस विद बहुत सारे वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस, 3 डायमेंशन, तो उसमें जब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है तो उसके लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे हमें विद पाइवोटिंग वाली जो एल्गोरिथम है लिखनी है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज एन nx n+1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने उसे रिप्रेजेंट किया है, वेयर जो लास्ट कॉलम है वो कांस्टेंट, ठीक है, ऑब्वियस जो लास्ट कॉलम है वो उस इक्वेशन के जो कांस्टेंट्स है वो बता रहा है, ठीक है। जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल किसी भी 4 इक्वेशंस थे, उन चारों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स में करा, तो जो उनका राइट साइड में जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज थी वो भी उस मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम में हमने फिल कर दिया, ठीक है, कॉलन डाल के। सो ऐसे हमने मैट्रिक्स बना दिया। सी हाउ आई एम मेकिंग यू द थिंग्स इमेजिन हियर, ओके। सो जो आउटपुट आ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n-1, 1 से लेकर हमने कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक करवाना है, 0 से बाय डिफॉल्ट चालू हो रहा है, वो n-1 तक हो जाएगा। फर्स्ट क्या करेगा कि वो पाइवोट रो फाइंड करेगा बाय सर्चिंग फॉर द रो विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन द एलिमेंट इन कॉलम k स्टार्टिंग फ्रॉम रो k एंड डाउन टू रो n, ओके। तो वो सबसे पहले देखो वो क्या करेगा कि पहले जाएगा और उस कॉलम में हर एक कॉलम की रो तक चेक करता जाएगा, ठीक है। इस कॉलम में गया, इस पूरी रो के n वैल्यूज तक उसने चेक किया, इस वाले कॉलम में गया, फिर n, फिर n, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसके लिए वो सर्च करा ताकि हम उसकी पाइवोटिंग कर दें, उन एलिमेंट्स को हम क्या कर दें, इधर उनको हम ऐसे साइड पे ले आए जहाँ पे जो हमारा अपर ट्रायंगुलर या जो लोअर ट्रायंगुलर है वो हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो अगर वो बड़ी वैल्यू 0 बनेगी तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है। If the pivot row is not
नॉट रो के, स्वैप द k थ्रो विद द पाइवट रो। अगर हमारी k थ्रो जिसको हमें वो करना है, जीरो बनाना है, वो रो पाइवट रो नहीं है, तो हम उन्हें स्वैप कर देंगे, ठीक है। फिर i k प्लस 1 से लेकर n तक हम क्या करेंगे, फैक्टर f इक्वल्स टू a i k डिवाइडेड बाय a k k, ठीक है। फॉर एग्जांपल a12 डिवाइडेड बाय a22, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो एक हमने स्टेप लिखी है, सी केयरफुली, इस स्टेप में क्या होगा, वो चीजें जीरो होंगी जब i k प्लस 1 है, ठीक है। हमने मान लिया i k प्लस 1 है, k अपना 1 है, तो i क्या हो गया 2, यानी 2 1 1 1, 2 1 और 1 1। तो जो 2 1 पे जो भी चीज है वो 1 1 वाले प्लेस से डिवाइड होती जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिप्लेस द एलिमेंट्स इन रो i फ्रॉम कॉलम k to n विद द एलिमेंट्स इन रो i फ्रॉम कॉलम k to n plus 1 माइनस द फैक्टर f टाइम्स द एलिमेंट इन रो फ्रॉम द कॉलम k to n plus 1, ठीक है। सिंपली यही हो रहा है कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसके हमें अपर ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले दोनों को ही 0 0 बनाने सारे एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब डायगोनल पे छोड़ के। so simply we are writing an algorithm or formula for that so that function can work, ठीक है। फिर हम उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, हमने सेट किया एक्स एन को इक्वल्स टू ए एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन एन। तो ठीक है, तो हमने जैसे माना ये है अपना लास्ट रो है 10 सॉरी 4, तो ए 4 5 डिवाइडेड बाय ए 4 4, ठीक है। फिर आई एन माइनस 1 से लेकर के 1 तक अब उल्टा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, मतलब पीछे से आगे जा रहे हैं। हमने सम सेट किया 0, j का सम i प्लस 1 से लेकर n तक हमने सम का क्या वैल्यू डाल दिया, सम प्लस ए आई जे इंटू एक्स, ठीक है। ये देखो आपको ये चीज उसके जैसी नहीं दिख रही, जो फाइनली देखो हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म की है रो और कॉलम्स में, पाइवोटिंग के टाइम भी और उसको जीरो बनाते टाइम भी, वो सारा हमें आखिर में वैल्यूज फाइंड करते, वो जो कांस्टेंट वैल्यूज थे उन पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा, तो उससे हमने मान लिया सम ए आई जो हमारी वो रो के जो भी एलिमेंट्स है वो, और इस एक्स वाई जेड जो कि वो वैल्यू या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं वो मल्टीप्लाइड है, ठीक है। फिर हमने सेट एक्स आई को क्या किया, ए आई एन प्लस माइनस सम डिवाइड बाय ए आई। हमको रिटर्न कराना सोल्यूशन x1 x2 और अप टू xn तक सारे हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स, मतलब जितनी वहां पे x की वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स कितना बड़ा अपना बना था, n इंटू n कॉलम का था, रोज कितनी भी जितना उसमें वो रहेगा उतना ही रोज करेंगे, n इंटू n कॉलम का था, तो उसमें हमें n नंबर ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी। फॉर एग्जांपल हमारा 4 वेरिएबल्स थे उसमें, तो x1 x2 x3 x4 सारी चारों की चारों वैल्यूज रिटर्न करा देगा, ठीक है। इन स्टेप फर्स्ट इफ ऑल एलिमेंट्स इन कॉलम के फ्रॉम द रो की रो एंड आर जीरो, द मेथड फेल्स एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has either no solution or infinite solutions, ठीक है। सो अगर हमारा जो फर्स्ट स्टेप में ही अगर क्या होगा कि कॉलम के फ्रॉम कॉलम रो के टू रो एन सारी जीरो निकल जाते, तो फिर वो मेथड फेल हो जाता, मतलब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की या तो सॉल्यूशन है ही नहीं या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ओके, so now moving to the next second B, solve the system of equation using the iterative method, accurate force significant digits, ठीक है। हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इटरेटिव मेथड से वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और जो कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक एक्यूरेट हो, तो ठीक है करते हैं। To solve the system of equation using we can rewrite the equation in the form of, हम उसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे हर एक x की वैल्यू देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकेंड वाले में से x2 की, और थर्ड वाले में से x3 की। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले में x1 की ये हो जाएगा 17 माइनस x2 प्लस 2x3 डिवाइडेड बाय 20, 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी -18, सॉरी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -18 प्लस x3 माइनस 3x1 डिवाइडेड बाय 20, ओके। ऐसे करके x3 की, तो ये देखो तीनों वैल्यूज हमने निकाली x1 x2 x3 की, ऐसे रीअरेंज किया। हमें इटरेटिव मेथड करना है, तो यानी कि हम सीडल्स मेथड, गॉस सीडल्स मेथड या जैकोबी मेथड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सिस्टम ऑफ मतलब इन सिस्टम्स को ऐसे लिख लिया x इक्वल्स टू x1 x2 x3, ठीक है।
सी की मतलब एक अगर देखा जाए कांस्टेंट का इनका वैल्यूज तो 0.05 0.05 माइनस 0.01 0.15 0.05 0.05 0.1 एफ एफ क्या है हमारा सारा जो भी प्लस में कांस्टेंट है यानी कि 17 18 17 ये सब क्या है 20 से डिवाइड करो 17 डिवाइडेड बाय 20 0.85 20 डिवाइडेड बाय 18 0.9 0.85 ठीक है x हमारा x1 x2 x3 है c तो अभी हमने बताया ठीक है तो नाउ where c is the matrix of coefficients f is the factor of constants or note that diagonal elements of c are all zero okay सारे जीरो है मतलब देखो diagonal elements आपको दिख रहे हैं the use of iterative method we start the initial guess for x अब iterative method हमें सॉल्व करनी है उसे स्टार्ट करने के लिए हमने पहला इनिशियल गेस लिया है इनिशियल गेस कैसे लेंगे हम x को हमने मान लिया फिर उसके बाद उसको हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब हमारे पास दो एस्टिमेट्स ऑफ x सेम ना जाए ठीक है तो हमने here is the python program that implements हमने एक python प्रोग्राम लिखा है जो कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करे तो हम यहाँ पे numpy की मदद से करेंगे numpy इज अ वेरी मतलब एक लाइब्रेरी की तरह है जो कि हमें मैट्रिक्स और एरेज को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं हमने अभी आपने ऊपर देखा हमने तीन मैट्रिक्स बनाए एक सी कोएफिशिएंट्स का एक वेक्टर कांस्टेंट्स का और एक अपना x1 x2 x3 जो तीन वेरिएबल्स है उनका ठीक है सो हमने एक इंपोर्ट किया numpy पहले np and then c equals to np dot array 0.05 0.05 minus 0.1 ठीक है ऊपर हमने ये डिस्कस किया था ये सारे f equals to np dot इन्हें हमने सबसे पहले numpy के हेल्प से array में कन्वर्ट किया फिर हमें इनिशियल गेस सेट करना है तो x equals to np dot array 0 0 0 ठीक है हमने इनिशियली उन तीनों की वैल्यूज x1 x2 x3 देखो तीनों की वैल्यू थी उन्हें हमने इनिशियली क्या सेट किया 0 फिर टॉलरेंस लेवल 1 1 to the power 1 into 10 to the power -4 टॉलरेंस पावर है उसके इटरेटिव मेथड कैसे परफॉर्म करेंगे ट्रू जब तक रहेगा तब तक क्या करेंगे जो x की नेक्स्ट वैल्यू होगी वो c at x plus f होती रहेगी और numpy से हमने लाइन अलाइन डॉट नॉर्म लिया जो कि x नेक्स्ट की वैल्यू में आगे वाली x को माइनस करने पे जो लेस देन टॉलरेंस वैल्यू आ रही है तो हम ब्रेक कर देंगे और x को क्या बना देंगे x नेक्स्ट बना देंगे मतलब हर एक न्यू स्टेप में हमें एक नया x मिलता जाएगा जो इस वाले का आंसर है दूसरे वाले के लिए दूसरी वैल्यूज होती जाएगी फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे प्रिंट x1 इक्वल्स टू हमने ये फॉर्मेट सेट किया 4f x2 इक्वल्स टू 4f x3 4f फॉर्मेट क्या है x0 x1 x2 तो तीनों की वैल्यू x0 x1 x2 इंडेक्सिंग की सबसे होगी अब हमने इंपोर्ट किया है numpy को वापस से सो डिफाइन द मैट्रिक्स c एंड वेक्टर f ठीक है सो c हमने यहाँ पे वैल्यूज देखो यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली ठीक है np ये f की ये इनिशियल गेस वापस से डाला टॉलरेंस लेवल वापस से डाला फिर इटरेटिव मेथड सिमिलरली हमने करी अब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद देखो ये वाली लाइन पे जो है ना रन किया जब हमने तो x1 या x2 या जो कि एक्यूरेट है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक का आंसर चाहिए था तभी हमने यहाँ पे अपना वैल्यू सेट किया था देखो टॉलरेंस लेवल उसका बोला था 1 into 10 to the power -4 ठीक है तो वो इसलिए हमने यहाँ देखो कंडीशन में भी डाला था कि इज मोर देन टॉलरेंस यानी 10 to the -4 से ज्यादा होना चाहिए जो इस सॉल्यूशन की अगर हमें एक्यूरेसी चेक करनी है तो हम वैल्यूज ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हमें ओरिजिनल इक्वेशंस गिवन है उसमें और देख सकते हैं कि वही वैल्यूज आ रही है कि नहीं फॉर एग्जांपल आपने पहली वाली इक्वेशन में देखो ये दो वैल्यूज x1 और x2 की डाल के देख लो कि x1 की यही सही वैल्यू आ रही है या नहीं ठीक है और अगर पाइथन प्रोग्राम से करना है तो ये पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका इक्वेशन 1 20 मल्टीप्लाइड बाय x0 प्लस x1 माइनस x2 माइनस ठीक है तो सारी वैल्यूज को इंडेक्सिंग के हिसाब से वो पुट कर देगा जो भी हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें और फिर हम उसे प्रिंट करा देंगे कि इक्वेशन 1 एरर अगर एरर कुछ आ रही तो एक्यूरेसी ऑफ सॉल्यूशन कैन सब्स्टिट्यूट ठीक है फिर हम इसे जब रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा इक्वेशन 1 एरर
1.211, मतलब ये हमें एरर कैलकुलेट करके दे रहा है कि कितने की एरर आई है, कितने नंबर्स इधर उधर हुए हैं, ठीक है। व्हिच शोज द ओरिजिनल इक्वेशंस आर सैटिस्फाइड विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस लेवल के अंदर वो satisfy हो रहा है। So the number of iteration required to achieve the desired accuracy can vary depending on the system of iteration and initial guess। तो कितने नंबर ऑफ इटरेशंस हमें डिजायर्ड की एक्यूरेसी, जितना हमें एक्यूरेट नंबर चाहिए, जितना हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए उस इक्वेशन का, हमें उतना ही इटरेशन उसे करवाना पड़ेगा। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमने इनिशियल गेस क्या लिया है। मतलब अगर हमने करीब वैल्यूज के पास लिया होगा इनिशियल गेस, तो हमारा उतने जल्दी आंसर आने के चांसेस है, उतने कम इटरेशन लगने के चांसेस है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड के सी पार्ट पे। The four disadvantages of Gauss elimination and three advantages of iterative methods over the elimination method। तो हमें 4 एडवांटेज लिखने हैं गॉस एलिमिनेशन के और 3 एडवांटेज लिखने हैं इटरेटिव मेथड के, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट, देखो इसका तो हमें पता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के डिसएडवांटेजेस लिखना है। यानी कि उसमें ना देखो मेमोरी पहले तो ज्यादा लग रही है, सबसे पहली बात। उसमें राउंडिंग एरर्स ज्यादा आ सकती है, क्योंकि जब वो नंबर्स हमने एकदम मतलब एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिल रहा, हमने मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत सॉल्व किया जैसे तैसे, जो भी हमने जीरो बनाने के लिए, तो उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट आंसर जो हमें पॉइंट्स के बाद एक्यूरेसी नहीं दे रहा है वो हमें। इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the number of operation required grows rapidly with the size of the system, making it impractical for value। और अगर बहुत बड़ा इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उसके लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, इतना बड़ा मैट्रिक्स क्रिएट करना, इतनी सारी मेमोरी लगेगी उसको, तो एक डिसएडवांटेज है। और मेमोरी लगे तो लगे, उसके बाद उसके लिए फिर इतने सारे ऑपरेशंस करना हर एक मैट्रिक्स पे, ऑब्वियसली रो और कॉलम्स बढ़ गए अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गए, ठीक है। 4 एडवांटेजेस, एक मिनट, 4 एडवांटेजेस हमें लिखने हैं एलिमिनेशन मेथड्स का। इटरेटिव मेथड का एलिमिनेशन मेथड पे क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो वो कंप्यूटेशनल थोड़ा कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, एज इन थोड़ा उससे कंपेयर करने पे वो कम लाइंस ऑफ कंप्यूटेशन यूज कर रहे हैं। जैसे लार्ज सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे इटरेटिव मेथड इजीली उसे कोएफिशिएंट मतलब कर सकती है कैलकुलेट, क्योंकि हर इसमें नेक्स्ट वैल्यू उसका आ रही है, जब दो सेम वैल्यू आ गई तो वो वहां रुक जाएगी, और ये पैरेलली वर्क भी करेगी हर एक अपने अपने वैल्यूज के लिए। They can be updated more easily as a system of equation changes, unlike Gauss elimination, which require all full factorization of matrix for each update। अब हर एक अपडेट के लिए उसको पूरे मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है, उसने अपडेट कर लिया अपनी वैल्यू, एक वैल्यू है उसने अपडेट कर लिया, तो हमारा जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है अपडेट करने का वो भी कम लगता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ द मिसिंग फिगर्स यूजिंग डेल्टा। डेल्टा ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। सो ई ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग डेटा, ये देखो ये डेटा गिवन है 2.0 का 0.1, तो यहाँ पे हमें मिसिंग फाइंड करना है, ठीक है। ओके, so in examination a number of students who obtain marks between certain limits are as follow। देखो इस लिमिट 0 से 40 में इतना है, 40 45 43, ठीक है। ये टेबल आप आराम से देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने और 48 से ज्यादा लाया है लेकिन 50 से कम, यानी कि हमें इस रेंज के अंदर निकालना है। 48 से ज्यादा लेकिन 55 से कम, सॉरी 48 से ज्यादा लेकिन 50 से कम, मतलब यहाँ, ठीक है। और हु सिक्योर्ड लेस देन 48 बट नॉट लेस देन 45 मार्क्स। 48 से तो कम आए हैं लेकिन 45 से कम नहीं, मतलब 45 से 48 के बीच में ढूंढना है एक, और एक 48 से 50 के बीच में, दो लिमिट्स के बीच में हमें मार्क्स ढूंढने हैं कितने बच्चों का है, ठीक है। सो टू डिटरमाइन विल फर्स्ट सिक्योर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 48 बट नॉट मोर देन इज इक्वल टू 54 प्लस 74 इक्वल्स टू 128। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, देखो 45 से 50 के बीच में इतने आए थे, 50 से 55 के बीच में इतने आए थे, हमें चाहिए कि मोर देन 48
ठीक है, लेकिन नॉट मोर देन 50, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं। तो हमें 54 प्लस 74 यानी कि 128 आ जाए। अब the number of students who scored less than 48 but not less than 45 marks, we need to add up the number of students who scored between 45 and 48 with corresponding to the second and third categories in the table. Therefore we have number of students who scored less than 48 but not 43 plus 54 हमने इधर से ऐड किया, हमें 45 से ज्यादा चाहिए, 45 से कम नहीं होने चाहिए और 48 से कम होने चाहिए, मतलब 45 से 48 के लिमिट्स में चाहिए थे, तो हमने उन दोनों का ऐड किया। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90, thus 128 स्टूडेंट हु सिक्योर्ड मोर देन 48 बट नॉट मोर देन 50 और 97 जिन्होंने लेस। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Now we'll come to the next question. Write algorithm program for Lagrange's inverse interpolation method. हमें प्रोग्राम लिखना है Lagrange's inverse interpolation. So एक set of distinct data है, n distinct data xi yi, और एक वैल्यू y0 है जिसको हमें इंटरपोलेट करना है। ठीक है, Lagrange's interpolation कब यूज होता है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, उनके बीच में कोई एक पॉइंट जो अननोन है वो हम इंटरपोलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाकी गिवन पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, आउटपुट क्या, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू x0 such that y(x of 0) equals to y0 or an error message if there is no such x0। तो हम एक एरर मैसेज डालें, हमें बोला है कि हमें एक एरर मैसेज डालना है अगर कोई x0 ऐसा नहीं है जिसका y of x0 करने पे y0 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, हमने इनिशियलाइज किया सबसे फर्स्ट स्टेप में कि i 0 है और सेट किया x इक्वल्स टू xi और y इक्वल्स टू yi को हमने सेट कर दिया, यानी कि हमने वेरिएबल की तरह डिफाइन किया। फिर हमें कैलकुलेट करना है Lagrange's interpolation पॉलिनोमियल L of x फॉर द डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स कहाँ है, yi से लेकर xi। तो ठीक है, तो Lx क्या हो जाएगा, सम yi मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट x माइनस xj डिवाइडेड बाय xi माइनस xj फॉर j इक्वल्स टू 0 टू n। j 0 से लेके n तक हमने क्या किया है, हर एक L of x में सम ऑफ yi और मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ x माइनस xj डिवाइडेड बाय xi माइनस xj। ठीक है, और j का फैक्टोरियल इक्वल, और हाँ j i के इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, j और i दोनों अलग अलग। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ L of x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इस L of x का जो डेरिवेटिव है उसको हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ y इनटू प्रोडक्ट ऑफ फॉर k इक्वल्स। ठीक है, ये देखो ये हमारे अलग L of x की वैल्यू थी, इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये इक्वेशन बनी। फिर हमने वैल्यू ऑफ x0 और y0 को कंप्यूट किया सच दैट कि जो y of x0 है वो y0 की आना चाहिए। तो यूजिंग द फॉर्मूला जब हमने किया तो x0 इक्वल्स टू x माइनस L of x माइनस y of 0 डिवाइडेड बाय L डैश x। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L of x0 minus y is less than a specified tolerance, return x0। ठीक है, तो हम x0 रिटर्न करा देंगे अगर उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है L of x0 से लेकर y0 वो एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस के बीच में नहीं हुई तो हम वैल्यूज को रिटर्न करा देंगे इंटरपोलेट एज एन, मतलब यही हमारी इंटरपोलेटेड वैल्यू है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम सेट x को x0 कर देंगे। फिर ये स्टेप्स हम 2-4 बार करेंगे जब तक हमारा कन्वर्जेंस या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन जो हमने दी है वो पहुंच नहीं जाती। ठीक है, इसका ही पाइथन प्रोग्राम लिखा हमने, फंक्शन डिफाइन किया Lagrange's interpolation, x वैल्यूज y वैल्यूज y इक्वल्स 0, टॉलरेंस हमने सिग्निफिकेंट है और मैक्सिमम इटरेशन 100 दी हुई है। तो हमने कंप्यूट करनी है वैल्यूज, तो हमने क्या किया, n की जो लेंथ है वो x वैल्यूज दी दी, x को x वैल्यू 0 के इक्वल और y को y वैल्यू 0। फिर रेंज 1 से लेकर n तक हमने क्या किया, y वैल्यूज i माइनस y टॉलरेंस से कम है जब तक तो हम रिटर्न करा रहे हैं, L को 0 माना, L प्राइम को 0 माना। जब J रेंज में, जब J I के इक्वल नहीं है, हमने टर्म क्या किया, टर्म हमारी बन गई y वेल सेट। आप k की रेंज में क्या कर रहे हैं, टर्म y0 माइनस y वैल्यूज ऑफ k डिवाइडेड बाय y वैल्यूज ऑफ, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ना, सेम वैसी इक्वेशन यहाँ बनी। और हर एक के बाद जो L है वो एक बढ़ता जाए, L की जो वैल्यू है एक बढ़ती जाएगी। अब वापस ये फॉर लूप में चलता जाएगा। फिर टर्म क्या करेंगे, प्राइम में क्या करेंगे, y वैल्यूज j, देखो हमने टर्म प्राइम में ये स्टोर करवाई इसकी वैल्यूज जो आखिरी में। फिर k की रेंज n तक हमने क्या किया, x जब ki के इक्वल नहीं, kz के इक्वल नहीं, टर्म प्राइम की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई क्या करेंगे, y0 माइनस y वेल्स डिवाइड, मतलब इसके इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैल्यूज को, टर्म इसी टर्म प्राइम की जो वैल्यू है हर एक टर्म प्राइम में करते जाएंगे और हर एक स्टेप पे जो L प्राइम की वैल्यू है वो एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब जो इस पे इस वाले में आंसर आया वो इसका बढ़ेगा, फिर वापस ये रेंज में जाएगा
और ऐसे करके ये वैल्यूज निकालेगा x0 इक्वल्स टू x माइनस एल माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाय एल प्राइम, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला बना। और अगर एप्स एल माइनस वाई टॉलरेंस में तो हम x0 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। हम टॉलरेंस चेक कर रहे हैं कि जब वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट जो है कम या ज्यादा हो रहा है तब हम रिटर्न करा देंगे वैल्यू, इंटरपोलेटेड वैल्यू। और रिटर्न क्या करना है, एरर की जैसे इंटरपोलेशन फेल टू कन्वर्ज विद इन स्पेसिफाइड, इतने इटरेशंस में वो नहीं कर पा रहा है कन्वर्ज, ऐसे इतने पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, ऐसी एरर आ जाएगी, ठीक है। So note that the function takes an input two arrays of x and y values, a value y0 to be interpolated in optional parameters for the tolerance and maximum number of iterations. The function returns the interpolated value x0 as an or an error message if the interpolation fails to convert. ऐसा error message वो डाल देगा, नहीं तो वो interpolated values को return कर देगा ऐसे, ठीक है। So I think the video will be too large if I will cover remaining questions also in this video only. So we'll meet in another video. Till then, goodbye. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.